हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल डी आर एकेडमिक। आज की जो वीडियो होने वाली है वो किरचॉफ के नियम पर होने वाली है। जो किरचॉफ के नियम है उनके ऊपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, किरचॉफ के नियम यानी कि लॉ ऑफ किरचॉफ, यानी कि जो किरचॉफ है, जो वैज्ञानिक है किरचॉफ, उसने हमारे पास 2 नियम दिए हमको, ठीक है। 2 नियम दिए जो कि कौन कौन से हैं? किरचॉफ का पहला नियम और एक किरचॉफ का दूसरा। देखिए, किरचॉफ का जो पहला नियम है, ठीक है, उसको बोला जाता है केसीएल नियम। क्या बोला जाता है? केसीएल नियम, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है। यानी कि इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं धारा का नियम। क्या बोल सकते हैं? धारा का नियम, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? धारा का नियम। तो ये हमारा नियम है, इसको हम धारा का नियम या केसीएल नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो भाई देखिए, इस नियम में किरचॉफ ने बोला क्या है ये हम समझते हैं। इस नियम में किरचॉफ ने बोला है कि कोई पॉइंट है हमारे पास, कोई भी जंक्शन है, जैसे कि रेलवे स्टेशन आप मान लीजिए। जो रेलवे जंक्शन होता है वहाँ पे जितनी ट्रेनें आती हैं उतनी ही ट्रेनें जाती भी हैं। समझ में आया ना? जितनी ट्रेनें आएंगी उतनी ट्रेन्स जाएंगी। तो वहाँ पे ट्रेन्स का यानी कि सभी ट्रेन जो उनका अगर हम बीजगणितीय योग देखें तो क्या होगा? ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि भाई जितनी आई उतनी गई भी तो है ना। तो उसका मतलब हो गया कि जो यहाँ पे जो किरचॉफ कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि जितनी धाराएं इस पॉइंट पर आएंगी, समझ रहे हो मेरी बात? जितनी धाराएं इस पॉइंट पर आएंगी, ठीक है, उतनी ही धाराएं इस पॉइंट से वापस भी जाएंगी, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे 5 एम्पियर की धारा आ गई, यहाँ पे 3 एम्पियर की आ गई और यहाँ पे 2 एम्पियर की आ गई। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 3 तरीके से ही यानी कि 3 पाथ हो, पाथ पे डिपेंड नहीं है। यहाँ पे है धाराओं का योग की बात कर रहे हैं, बीजगणितीय योग की। जैसे कि यहाँ पे चली गई है जैसे कि 3 एम्पियर, और ऐसे ही यहाँ पे ये चली गई है 2 एम्पियर और यहाँ पे 5 एम्पियर। तो यहाँ पे आई कितनी? 5 3 8 2 10 एम्पियर। तो गई भी तो 10 एम्पियर ही है। तो इस पॉइंट पर जो बीजगणितीय योग होगा वो कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? शून्य। इसको हम लिख सकते हैं समीशन आई इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आया आपके? तो देखिए, इस नियम में केसीएल ने यानी कि जो किरचॉफ है हमारा, उसने बोला क्या है कि इस नियम के अनुसार, तो देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु, यानी कि ये हमारे पास जंक्शन पॉइंट है जिसको हम संधि बिंदु बोलते हैं, इस पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जितनी आ रही हैं उतनी ही जा रही हैं, ठीक है भाई। जितना आएगा उतना जाएगा। तो यहाँ पे उस पॉइंट पर जो उनका एल्जेब्रिक सम है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे समेशन आई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम, जो ये फर्स्ट लॉ है, इसको हम बोलते हैं संधि का नियम। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे लिख लीजिएगा, संधि का नियम भी इसको बोला जाता है, संधि नियम, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो फर्स्ट लॉ है इसके 3 नाम हो गए। पहला हो गया केसीएल, दूसरा हो गया धारा का नियम, तीसरा हो गया संधि नियम, ठीक है। तो इस नियम को हम 3 नामों से जानते हैं और इस नियम में सिंपल कुछ नहीं है, जितना आएगा उतना ही जाएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको और अलग शब्दों में मैं अगर बताना चाहूँ तो देखिए, यहाँ पे अन्य शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी संधि बिंदु पर आने वाली धारा, मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर हमको ये डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको सीधी सिंपल डेफिनेशन बता देता हूँ। बीजगणितीय योग का मतलब यही है, जितना आएगा उतना जाएगा। मतलब कि किसी संधि बिंदु पर यानी कि आने वाली धाराएं तथा जाने वाली धारा दोनों बराबर होंगी, ठीक है। यानी कि आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होगा, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए। यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे ये कोई पॉइंट है, यहाँ पे I1 धारा, I2, I3, I4 और ये I5, ठीक है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। इसको हमको फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बताना है इसमें धारा का मान। देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आने वाली धारा है, देखिए सबसे पहले I1
I2 I3 जो कि इस पॉइंट पर आ रही है, क्या आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर हो जाएगा किसके, जाने वाली धाराओं की, जो कि कौन कौन सी है, I4 और I5। तो I4 प्लस I5, ठीक है। जब हम इन दोनों को इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर क्या हो जाएगा, 0, जो कि हो जाएगा बीजगणितीय योग, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे जब धाराएं पॉइंट पर आएंगी तो हम उसको लेंगे पॉजिटिव, और जब धाराएं जाएंगी तो उसको लेंगे हम नेगेटिव, ठीक है। इस बात पे भी आप गौर करके रख लीजिए, क्योंकि इस एग्जाम्पल में, यानी कि जो ऐसे एग्जाम्पल है वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात अब यहाँ पे नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट पॉइंट है यहाँ पे कि जो किरचॉफ का पहला नियम है, यानी कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर डिपेंड करता है, आवेश के संरक्षण, यानी कि आवेश संरक्षण नियम पर, आवेश संरक्षण नियम की पालना करता है, ठीक है। किसकी पालना करता है, आवेश संरक्षण की, ठीक है, समझ में आ गया। आवेश संरक्षण की पालना करता है, यानी कि इसमें जो हमारे पास चार्ज होता है ना वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। आवेश संरक्षण का मतलब है कि जैसे कि आवेश, यानी कि जो हमारे पास धारा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, I = dq/dt, ठीक है, होता है ना। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं संधि नियम की, किसकी, संधि नियम की, तो संधि नियम से क्या बोलते हैं हम, I = 0, क्योंकि जो करंट है हमारे पास उन सभी का बीजगणितीय योग कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dq/dt = 0, ठीक है। तो यहाँ पे q का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 0, जो कि होता है क्या, नियत, यानी कि कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं q = कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो आवेश संरक्षण का पालन किस तरीके से करता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं सेकंड लॉ पर। जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट सेकंड लॉ। सेकेंड लॉ है हमारा KVL, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। इसको हम वोल्टताओ का नियम भी बोलते हैं, वोल्टताओ का नियम, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड लॉ है, ठीक है। इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले एक बात आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो ये नियम है ये बंद लूप के लिए ही लागू होता है। बंद लूप मतलब इस तरीके से एक क्लोज, ठीक है ना, इस तरीके का बिल्कुल एकदम क्लोज पाथ होना चाहिए, उसके लिए ही ये लागू होता है। ऐसे नहीं कि यहाँ पे इस तरीके से हो गया तो इसमें भाई सेकेंड लॉ लगा, नहीं, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा भाई, ठीक है। यानी कि ये बिल्कुल बंद पाथ के लिए, यानी बंद लूप के लिए ही लागू होता है ये नियम। इसकी ये एक आप कमी मानो या इसकी कुछ भी मानो, यानी कि यहाँ पे जो ये नियम है ये बंद लूप के लिए ही लागू होता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख लीजिए, किसी बंद लूप में वोल्टताओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, अर्थात समेशन V = 0, मतलब यहाँ पे जो वोल्टताएं हैं उन सभी का बीजगणितीय योग 0 हो जाएगा, ठीक है। या इसको अन्य शब्दों में हम अगर इसकी डेफिनेशन बोले तो ये हो जाएगा कि किसी बंद परिपथ में विद्युत वाहक बलों का योग प्रतिरोधों पर वोल्टताओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। आप इस डेफिनेशन को तो छोड़ दो, ये डेफिनेशन है बहुत अच्छी है, छोटी भी है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी है, ठीक है ना। इसको आप एग्जाम में लिखोगे तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये नियम है इसको हम बंद लूप का नियम, यहाँ पे लिख लीजिए नोट, इसको हम बंद लूप का नियम भी इसको कहते हैं,
ठीक है। सेकंड इसमें लिख लीजिए कि ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करते हैं। ठीक है, किसकी? ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसकी ये पालना करता है। ठीक है, इसको बंद लूप का किस लिए बोला जाता है? क्योंकि ये बंद लूप के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड नियम। अगर हम इसका कोई एग्जाम्पल देना चाहे तो देखिए इसका एग्जाम्पल हो सकता है, देखिए ये एग्जाम्पल है, इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें हम बात करते हैं कि जब हम यहाँ पे एक नोट पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेगा कि जब भी हम धारा की दिशा में चलेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में चलेंगे तो हम लेंगे यहाँ पे जो विभवांतर लेंगे हम, वो लेंगे हम ऋणात्मक। क्या लेंगे? ऋणात्मक। ठीक है, विभवांतर क्या लेंगे हम? ऋणात्मक। ठीक है, और जब हम धारा की विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो हम विभवांतर लेंगे धनात्मक। क्या लेंगे? यानी कि इसकी विपरीत दिशा। देखिए भाई शॉर्ट नोट्स तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में आ जाएगा ना तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, और अपनी लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स है ना सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? सबसे बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि विपरीत दिशा में चलेंगे तो इसको हम धनात्मक लेंगे। किसको? विभवांतर को। ठीक है, तो देखिए जब हम धारा की दिशा में चल रहे हैं, देखिए ये हमारे पास आई धारा है, ये इस तरीके से चल रही है। ठीक है, ये हमारे पास बैटरी है, इसमें देखिए यहाँ पे जब धारा की दिशा में चलेंगे हम कुछ इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से जब हम चलेंगे तो हमारे पास विभवांतर क्या लेना होगा हमको? ऋणात्मक। क्या लेना होगा? ऋणात्मक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस आई आर, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई आर यानी कि धारा और प्रतिरोध दोनों का गुणनफल क्या होता है? विभवांतर होता है, जो कि आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आई आर जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास E मिलेगा, तो ये हो जाएगा प्लस E। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास वोल्टता, जिसका बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं E बराबर आई आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास E बराबर आई आर। और जब बात करते हैं हम इसकी अपोजिट डायरेक्शन की, यानी कि कुछ इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से हम चले, ठीक है, यानी कि इस साइड में, यानी कि ये जो धारा है हमारे पास, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो हमारे पास E क्या आ जाएगा? माइनस E, और अपोजिट डायरेक्शन में जो विभवांतर होगा वो क्या आ जाएगा? धनात्मक। तो हमारे पास आई आर क्या हो जाएगा? प्लस आई आर बराबर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? माइनस E प्लस आई आर बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं E बराबर आई आर। तो यहाँ से हम दोनों को, यानी कि हम जो ये नोट पॉइंट है इसको हम बोल सकते हैं कि ये सही है, क्योंकि दोनों में मान बराबर आता है। ठीक है, यानी कि हम धारा की दिशा में चले या फिर धारा की विपरीत दिशा में चले। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल, आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये थे भाई किरचॉफ के दोनों नियम, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हमने समझे। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और अपने जो 12th क्लास में है पढ़ने वाले बच्चे, उनके पास शेयर करना है। ठीक है, जो अपने फ्रेंड्स हैं, अपने क्लासमेट हैं, उनके पास शेयर करना है। ठीक है, ताकि जैसा आपने समझा उसी तरीके से उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो इस वीडियो में बस अब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कोई अच्छे से टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।